गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का नालंदा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। यानी पहले पद को छोड़कर जितने भी हमारे पास इस समांतर श्रेणी के अंदर पद होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, जब हम पहले पद के अंदर, जैसे पहला पद हमारे पास 12 है तो इसके अंदर जब हम कोई एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पद मिलेगा, यानी अगला पद मिलेगा। तो देखो इसको समझो अच्छी तरह से। पहले जैसे हमारे पास ये पहला पद है कितना, 3। अब 3 से मुझे 8 कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, जब मैं इसके अंदर 5 जोड़ दूंगा। अब 8 से मुझे 13 अगला पद चाहिए तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। क्योंकि हमारे पास अगर मुझे अगले पद चाहिए, नेक्स्ट पद चाहिए, तो हमें हर बार समान प्रक्रिया करनी पड़ेगी, समान संख्या जोड़नी पड़ेगी। हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, सेम संख्या जोड़नी पड़ेगी। अगर हम अलग संख्या जोड़ेंगे तो वो हमारी एपी नहीं होगी, वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो 13 में भी आगे कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा तो कितना, 18। 18 में भी आगे कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा तो 23। इस प्रकार से हम हर बार क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमें इसके अगले पद मिलते रहेंगे। तो देखो एपी के अंदर पहले पद को हम क्या लिखते हैं, ए से लिखा जाता है, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, यानी इस प्रकार से आगे पद चलते रहेंगे। जैसे 50वें पद को लिखना हो तो किसे A50 से हम लिखते हैं। ठीक है। अब देखो सारवंतर। सारवंतर क्या होता है कि जब दो पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सारवंतर। यानी कोई भी अगर हम दो पद ले लें उनके बीच का अंतर, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों पद क्या होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, यानी क्रम से होने चाहिए। जैसे 18 और 23 का अंतर देखें तो कितना है, 5 का है। 8 और 3 का अंतर देखें तो ये भी 5 का है। 13 18 का अंतर देखें तो ये भी कितना है, 5 का है। यानी कोई भी दो पद ले ले, दोनों कैसे क्रमागत पद होने चाहिए और उनका अंतर हर बार क्या आएगा, समान आएगा। कब, जब वो हमारी एक एपी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी का प्रसार रूप क्या होता है। तो प्रसार रूप कैसे कि समांतर श्रेणी हम बनाते कैसे हैं। तो देखो पहले पद को लिखा जाता है ए से, यानी पहला पद हमारे पास क्या होगा, एक नॉर्मल कोई भी पद, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर मुझे दूसरा पद चाहिए तो उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक निश्चित संख्या जोड़ दूंगा। यानी मान लो वो संख्या मैंने ले ली डी, अब मैंने ए के अंदर क्या कर दिया, डी जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला, दूसरा पद। अब अगर तीसरा पद मुझे चाहिए तो तीसरे पद के लिए मैं क्या करूंगा, अब की बार कितने, 2 बार डी जोड़ूंगा, 2 डी क्या कर दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। 2 डी जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तीसरा पद मिलेगा। अगर चौथा पद चाहिए तो चौथे पद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डी जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो जो भी हम पद ले रहे हैं, जैसे तीसरा पद लिया, चौथा पद लिया, पांचवा पद लिया, तो हम क्या करते हैं, उसमें डी जोड़ते हैं तो वो एक कम करके जोड़ते हैं। क्या करते हैं, कम करके जोड़ते हैं। जैसे ये कौन सा है, चौथा पद है। अब चौथा पद लिया तो हमने क्या किया, एक कम करके डी जोड़ा, यानी कितने डी जोड़े, 3 डी जोड़े। तो इसी प्रकार अगर हमें मान लो ये 50 पूछा जाए, 50वां पद पूछा जाए, तो हमें कितने डी जोड़ने हैं, गुण 50 डी इसमें जोड़ेंगे। कितने डी, गुण 50 डी हम जोड़ेंगे। अब देखो हमें पद ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखो पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवाया है, मैंने आपको सूत्र लिखवाया है, a + n - 1 * d। किसका फॉर्मूला है ये, an का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला है। जब भी हमें कोई पद पूछा जाए, हमें ये समांतर श्रेणी दे दे और पूछ ले कि 50वां पद कौन सा है, इसका 100वां पद कौन सा होगा या 25वां पद कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, n की जगह उसका मान रख दो। जैसे 25वां पद पूछा जाए तो 25 हो जाएगा, a25 बराबर a की जगह उस समांतर श्रेणी का पहला पद, पहले पद को हम a से लिखते हैं। जैसे इस एपी का ले लो तो पहला पद कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। प्लस में कौन सा पद पूछा है, 25वां पद पूछा है, तो एक कम करके कर दो 24। और डी का मान देखो, इसमें डी का मान कितना हो जाएगा, तो सारवंतर देखो, सारवंतर यानी डी क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। तो 8 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 5 है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डी की जगह कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। अब देखो इसको हल करो तो ये हो जाएगा 3 + 24 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 24 × 5 = 120, और 120 में 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 123। यानी कि इस समांतर श्रेणी के अंदर जो 25वां पद होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
23 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समांतर श्रेणी के अंदर पदों को ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो ए पहला पद मैंने आपको बता ही दिया पहले कि पहले पद को ए से लिखा जाता है। डी सारवंतर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सारवंतर कैसे निकालते हैं कि मान लो दूसरे पद में से a2 में से क्या कर दो a1 घटा दो, हमें क्या मिलेगा सारवंतर डी का मान मिल जाएगा। पदों की संख्या n को भी मैंने बताया कि जब भी हमें n पूछा जाए तो n क्या हो जाएगा, पदों का मान हो जाएगा, यानी कौन कितने पदों की हम बात कर रहे हैं, यानी पद कितने हैं, टोटल पद हमें यहाँ पे लिखने हैं n की जगह। an क्या होता है, अंतिम पद। जैसे कि हमारे पास ap है, इसमें जो लास्ट वाला पद है कितना दिया है, 58 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास an का मान कितना, 58। तो an क्या होता है हमारे पास, अंतिम पद होता है। अंतिम पद का जो भी मान होगा वो हमारा क्या होगा, an होगा। ठीक है, अब बड़ी बड़ी चीजें इसके अंदर आपको समझा दी। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बता देना। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो इसके अंदर, अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब एपी वैसे मैंने आपको समझाई थी कि जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या 2 है, फिर 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, 12 के बाद में 17 है, तो इनके बीच में अंतर देखो, 2 में कितना जोड़ा, 7 आया, 5, 7 में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, 12, 12 में 5 जोड़ा तो 17, यानी हर बार इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 5 का आ रहा है। तो जब भी हमारे पास सारा अंतर समान होता है तो वो हमारी एक एपी कहलाती है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, क्या होता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और क्यों एपी कब नहीं होगी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया पहला पद 2 है, दूसरा पद 3 है, अगला पद हमारे पास 7 है, 7 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, 18 के बाद में 25 है, तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पे अंतर कितना, 4 का, यहाँ पे अंतर कितना, 5 का, यहाँ पे अंतर कितना, 6 का, यहाँ पे अंतर कितना, 7 का। तो हर बार हमारे पास जो सारा अंतर है वो क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग अंतर होगा तो हमारी एपी नहीं होगी, यानी इसको हम समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। अगर इनका सारा अंतर समान होगा तो हम कहेंगे कि ये एपी है, नहीं तो हम कहेंगे कि एपी नहीं है। अब देखो पहला प्रश्न कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी मान लो हम एक टैक्सी के अंदर जाते हैं और 1 किलोमीटर यात्रा करते हैं, तो 1 किलोमीटर अगर यात्रा करोगे तो आपको कितना किराया लगेगा, ₹15 लगेगा। और अगर आप इसी में 2 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, ₹15। लेकिन इसके बाद आप जितने भी अधिक किलोमीटर चलते हैं उसके अतिरिक्त, इसके अलावा जितने भी किलोमीटर चलोगे उसका किराया आपको कितने रुपए लगेगा, ₹8 किराया देना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे कितना किराया हो जाएगा, ₹23। और 3 किलोमीटर जाऊंगा तो 3 किलोमीटर जाऊंगा तो प्रथम किलोमीटर का तो ₹15 रहेगा, दूसरे किलोमीटर का ₹8, तीसरे किलोमीटर का भी ₹8। 15 और 8 23 और 8 कितना, 31। यानी इस प्रकार से आगे किराया बढ़ता रहेगा। तो देखो किस प्रकार से आपको इसको करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम किलोमीटर का किराया निकालना है। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा अभी, ₹15। ये हमें इसमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब मुझे अगर 2 किलोमीटर यात्रा करनी है, 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा प्रथम किलोमीटर का ₹15 और दूसरे किलोमीटर का ₹8, यानी टोटल कितना, ₹23 किराया हो जाएगा। अब 3 किलोमीटर का किराया देखो, मान लो मुझे 3 किलोमीटर जाना है तो 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का किराया ₹15 प्रथम किलोमीटर का, दूसरे किलोमीटर का ₹8, तीसरे किलोमीटर का भी ₹8। तो 15 और 8 23, 23 और 8 कितना, ₹31। तो देखो हमें इसके बीच में क्या करना है, सारा अंतर चेक करना है। तो ये हमारा कौन सा, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा पद। चेक करो सारा अंतर समान है या फिर नहीं है। तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से हम पहला पद को घटाएंगे। A2 कितना, 23, A1 कितना, 15, कितना अंतर आया, 8 का। दूसरा चेक करो सारा अंतर, अगले पदों में चेक करेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो तीसरा पद हमारे पास कितना आया, 31,
और दूसरा पद है हमारे पास कितना 23, इनके बीच में अंतर कितना है 8 का है। तो देखो हर बार हमारे पास अंतर कितना आ रहा है 8 का अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह एक एपी है। तो आपको लिखना है कि सारवंतर समान है। क्या है? सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। तो जब भी हमारे पास सारवंतर समान होगा तो वो हमारी एक समांतर श्रेणी होगी यानी कि एपी होगी, और अगर सारवंतर समान नहीं होगा तो वो हमारी एपी नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखो, इसका दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, देखो कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है बाहर निकाल देता है। यानी हमारे पास मान लो एक बेलन जैसा कोई सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है। अब मान लो जब हम इसके ऊपर पंप करते हैं तो इसके अंदर जो भी हवा है उस हवा को क्या करता है, ये 1/4 भाग हवा को बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है हवा को, क्या करता है बाहर निकाल देता है। कितना 1/4 भाग, जितनी भी हवा है उसमें से उसका 1/4 भाग क्या करेगा बाहर निकाल देगा। और हमें बताना है कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। तो इसको देखो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि इस बेलन के अंदर हवा कितनी है। तो देखो माना कि इस बेलन के अंदर, सिलेंडर के अंदर कितनी हवा है, माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा। अब मान लो इस बेलन के अंदर हवा कितनी है 1600 मीटर क्यूब है। कितनी है 1600 मीटर क्यूब इसके अंदर हवा है। अब जब मैं प्रथम बार पंप करूंगा, तो प्रथम बार पंप करने पर अगर मैं प्रथम बार पंप करूंगा तो ये 1600 कितनी है हवा है इसके अंदर, 1600 का 1/4 भाग क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। अब 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 चौके 16, 400 बार कटा, यानी इसने क्या कर दिया 400 भाग हवा का बाहर निकाल दिया। तो हवा कितनी थी हमारे पास 1600 थी, 1600 में से 400 उसने बाहर निकाल दी, बची कितनी 1200। कितनी बच गई 1200 हवा बच गई। अब देखो अगर मान लो 1200 हवा बच गई, अब मैं मान लो सेकंड बार दूसरी बार क्या करूंगा पंप करूंगा, तो दूसरी बार पंप करने पर अगर मैं दूसरी बार फिर पंप करता हूं तो अब की बार क्या करेगा 1200 हवा है, इसका भी 1/4 भाग क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। 4 से इसको काटूंगा तो 300 बार कटेगा और 300 भाग हवा क्या कर देगा ये बाहर निकाल देगा। तो 300 अगर भाग बाहर निकालेगा तो हमारे पास हवा कितनी थी 1200 थी, 300 निकाल दी, बची कितनी 1200 में से 300 घटेगी तो 900। अब तीसरी बार फिर अगर मैं पंप करूं, तीसरी बार पंप करने पर मान लो कि तीसरी बार फिर मैं क्या कर रहा हूं पंप कर रहा हूं, तो हवा कितनी है 900। अब 900 का फिर 1/4 भाग क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। 4 से इसको काटोगे तो ये कटेगा 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, 225 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 225, यानी 225 भाग हवा का फिर से क्या करेगा बाहर निकाल देगा। तब की बार हमारे पास हवा कितनी बचेगी, तो टोटल हवा थी कितनी 900, बची कितनी 225, 900 में से 225 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 900 में से 225 क्या कर दो घटा दो, 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 2 घटा 7 और 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी 675 मीटर क्यूब हमारे पास क्या हो गया हवा बच गई। ठीक है, अब देखो हमें इनका सारवंतर चेक करना है। तो सबसे पहले तो d का मान चेक करेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, यानी पहले दूसरे और पहले पद का देखो। तो पहला पद हमारा कितना है 1600, यानी 1600 थी। दूसरा पद हमारे पास कितना है 400 निकाल दी, बची कितनी 1200, दूसरा पद हो जाएगा 1200 a2। और तीसरा पद, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर दूं, दूसरा पद कितना है हमारे पास a2, a1 कितना है हमारे पास 1600, a3 तीसरा पद कितना है 900 और चौथा पद हमारे पास कितना हो जाएगा 675। तो देखो सबसे पहले a2 माइनस a1 चेक करेंगे।
तो हमारे पास A2 कितना है? A2 हमारे पास है 1200। A2 कितना है? 1200। और A1 कितना है? 1600। तो माइनस 1600 घटाएंगे तो 1200 में से 1600 घटते नहीं, 1600 में से 1200 घटाएंगे तो बचेगा 400। लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब अगला सारा अंतर चेक करेंगे तो अब की बार A3 माइनस A2 का चेक करेंगे। तो A3 हमारे पास तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है 900 और माइनस दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है 1200 और अंतर कितना आया? 1200 में से 900 घटेगा तो 300, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 300। देखो यहीं पे ही हमारा सारा अंतर समान नहीं आ रहा है। एक बार और चेक कर दो आगे। अगर d बराबर, अब की बार हम ले रहे हैं A4 माइनस A3, तो A4 हमारे पास कितना है? A4 था 675। अब 675 माइनस A3 कितना है? A3 है हमारे पास 900। A3 कितना है? 900 है। जब 900 में से 675 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 225। किसका? माइनस का। तो देखो सारा अंतर हमारे पास समान आया क्या? तो सारा अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक AB नहीं है, यानी इसको हम समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि सारा अंतर समान नहीं है। सारा अंतर समान नहीं है। सारा अंतर समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। अतः यह एक AP नहीं है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न करना है। चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो हमारे पास। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी हम अगर खुदाई करवाते हैं तो उसमें एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो कितनी है? 150 रुपए है। यानी अगर हम 1 मीटर, मान लो ये कुआं है, इसको अगर हम खुदाएंगे, इस कुएं में खोदने के जब हम 1 मीटर इसकी खुदाई करवाएंगे तो हमें कितने? 150 रुपए देने पड़ेंगे। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। यानी अगर मुझे प्रथम किलोमीटर, यानी प्रथम 1 मीटर खुदाई करवानी है तो 150 रुपए, और मुझे इसके अलावा मैं जितने भी मीटर गहराई में कुआं खुदवाऊंगा उसकी लागत मुझे कितनी? 50 रुपए अलग से देनी पड़ेगी। सिर्फ प्रथम मीटर के लिए कितने हैं? 150 रुपए। इसके अलावा जितने 2 मीटर खुदाई करवाऊंगा तो 150 तो प्रथम के लिए, अगले मीटर के लिए 50 रुपए, तीसरे मीटर के लिए 50 रुपए, चौथे मीटर के लिए फिर 50 रुपए। यानी जितने गहराई में मैं कुआं खुदवाऊंगा मीटर में, उतने ही मुझे हर बार 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अब देखो इसको किस प्रकार से करना है। तो देखो कि जब मैं प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो कितनी है? खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो कितनी है? 150 रुपए है। और इसके अलावा मैं जितने भी मीटर कुएं की खुदाई करवाऊंगा उसका मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 मीटर क्या करता हूं? 2 मीटर खुदाई करवाता हूं कुएं की, तो उसकी लागत कितनी होगी? 150 रुपए तो प्रथम मीटर की, और इसके अलावा मैं जितने मीटर कुएं की खुदाई करवाऊंगा तो उसके लिए मुझे कितने? 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी दूसरे मीटर के लिए हो जाएगा 50 रुपए एक्स्ट्रा, 150 और 50 कितना हो जाएगा? ये 200 रुपए। यानी अगर मुझे 2 मीटर खुदाई करवाऊंगा कुएं की तो 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब मान लो 3 मीटर खुदाई करवानी है। कितने मीटर? 3 मीटर। 3 मीटर के लिए मुझे कितने पे करने पड़ेंगे? तो 150 रुपए प्रथम मीटर के, दूसरे मीटर के 50 रुपए, तीसरे मीटर के फिर से मुझे 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। यानी 150 और 50 200, और 200 और 50 कितना हो जाएगा? 250 रुपए। ठीक है। अब हम इनका सारांतर चेक करते हैं। तो सारांतर के लिए d बराबर A2 माइनस A1। तो देखो हमारे पास ये हमारे पास पहला पद A1, ये हमारे पास दूसरा पद A2 और ये हमारे पास तीसरा पद A3। तो A2 हमारे पास कितना आया? 200 रुपए, माइनस A1 हमारे पास कितना है? 150 रुपए। तो इनका 200 में से 150 घटाऊंगा तो सारा अंतर कितना आएगा? 50 आएगा। अब अगले पदों का चेक करते हैं। A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास कितना है? 250 रुपए। A2 हमारे पास कितना है? 200 रुपए। तो 250 में से 200 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 50 आएगा।
यानी यहाँ भी हमारे पास सारा अंतर 50 है, यहाँ भी हमारे पास सारा अंतर कितना है 50 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी क्या है एक एपी है, यानी हम इसको समांतर श्रेणी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सारा अंतर है वो क्या है समान है। तो हमें लिखना है कि जो सारा अंतर है वो क्या है समान है। लिखेंगे सारा अंतर समान है, समान है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। कि जब भी हमारे पास सारा अंतर समान होगा तो उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो हमारे पास, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपए 10,000 पर प्रति वर्ष की दर से 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो जब भी हमें प्रति वर्ष की बात की जाती है, यानी प्रत्येक वर्ष की जब हम बात करेंगे तब हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, और एक हमारे पास साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। कब? जब हमारे पास एक वर्ष की बात की जाती है। एक वर्ष की बात करेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होंगे समान होंगे, बराबर होंगे। तो देखो हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात की है, जब हम एक वर्ष की बात कर रहा है तो हम इसको साधारण ब्याज का सूत्र लगा के भी इसको हल कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी पहले तो हम निकालेंगे कि प्रथम वर्ष का हमें ब्याज कितना लग रहा है। तो प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा, देखो सूत्र क्या लगेगा P इंटू आर इंटू टी, बट्टा में क्या लगाते हैं 100। तो देखो P हमारा क्या होता है मूलधन, मूलधन हमें कितना दिया है 10,000, मूलधन कितना दिया 10,000 इंटू दर कितनी 8 इंटू समय कितना 1, बट्टा में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 100 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 800 रुपए। ब्याज आया 800 रुपए। हमें क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है। क्या ज्ञात करना है मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना था, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन था हमारे पास 10,000 प्लस में ब्याज कितना मिला 800 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,800 रुपए। यानी हमारे पास मिश्रधन कितना आया प्रथम वर्ष का 10,800 रुपए। अब मुझे अगर 2 वर्ष का चाहिए, 2 वर्ष के लिए अगर मुझे ब्याज पे देने हो पैसे, तब मुझे कितना मिश्रधन मिलेगा, तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे या दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं दूसरे वर्ष का, प्रथम वर्ष का आया ये हो जाएगा हमारे पास दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, देखो अब की बार हमारे पास जो मूलधन होगा वो कितना होगा 10,800 रुपए। यानी अब की बार हम 10,800 रुपए क्या कर रहे हैं ब्याज पे दे रहे हैं। दर वही रहेगी 8% और समय रहेगा 1 वर्ष। समय कितना रहेगा 1 वर्ष। 2 जीरो से कटेगी 2 जीरो, ये हो जाएगा 8 अठे 64, 8 एकम 8, 864 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन हो जाएगा हमारे पास 10,800 प्लस में कितना 864 रुपए। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,664 रुपए। 11,664 रुपए ये हमारे पास आ गया दूसरे वर्ष का ब्याज। अब मुझे ज्ञात करना है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो अब की बार हमारे पास राशि कितनी है 11,664 रुपए। दर कितनी 8%, समय 1 वर्ष, बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। गुणा करो 8 चौके 32, 3 8 संगे 48, 3 51, 5 8 संगे 48, 5 53, 5 8 एकम 8, 5 13, 1 8 एकम 8 और 1 9, ये आ गया 93,312। बटा में कितना 100। अब बटा में 100 है तो 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के क्या लग जाएगी दशमलव, तो ये आ जाएगा 933.12 रुपए। तो ये हमारे पास आ गया तीसरे वर्ष का ब्याज। अब हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं मूलधन, मूलधन कितना 11,664 और ब्याज कितना आया 933.12, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 11,664 में जोड़ो कितना 933, 4 3 7 6 3 9 9 6 15, 1 11 और 1 12,
12,597.12। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 12,597 रुपए 12 पैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एक एपी है या फिर नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दूसरे पद में से d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से हम क्या करेंगे पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारे पास पद देखो कौन कौन से है। पहला पद हमारे पास कितना निकल के आया था, तो ये निकल के आया 10,800, ये हो जाएगा a1। और दूसरा पद हमारे पास निकल के आया 11,664, ये हो जाएगा a2। और तीसरा पद हमारे पास निकल के आया 12,597, ये हो जाएगा a3। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 11,664, घटा दो कितना a1 हो 10,800 घटाएंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 10,800 में से 11,664 में से मैं घटाऊंगा कितना 10,800, तो ये मुझे मिलेगा 864 रुपए। ठीक है 864, तो ये हमारे आ गया डी का मान 864। अब हमें दूसरा सारा अंतर चेक करेंगे तो a3 माइनस a2 भी चेक करो। a3 कितना है, a3 है हमारे पास 12,597.12, इसमें से घटाएंगे हम कितना घटाएंगे, तो घटाएंगे 11,664, तो ये हमारे पास निकल के आएगा कितना 933.12। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सारा अंतर आया 864 का और यहाँ सारा अंतर आ गया 933.12। तो सारा अंतर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी एक एपी नहीं है। तो जब भी हमारे पास सारा अंतर अलग होगा तो हम कहेंगे कि सारा अंतर समान नहीं है, सारा अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। तो जब भी हमारे पास सारा अंतर समान नहीं होगा तो वो हमारी एपी नहीं होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न देखो, उसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। पहले तो हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं और जबकि प्रथम पद और सारांतर निम्नलिखित है, यानी हमें प्रत्येक एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे देखो, तो पहला पद तो हमें दिया हुआ है, कितना है 10 है। और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, डी देखो, डी बराबर कितना दिया 10 दिया। तो एपी कैसे बनेगी, एपी, तो एपी में पहला पद कितना है 10 है। अब दूसरा पद मुझे अगर ज्ञात करना है तो दूसरा पद मुझे कैसे मिलता है, जब हम पहले पद के अंदर डी को जोड़ते हैं, यानी पहला पद ए है, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद होगा हमारे पास a प्लस 3d। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे एपी। तो पहला पद a का मान कितना 10, दूसरा पद अगर मुझे चाहिए तो a में क्या जोड़ दो, d जोड़ दो। तो a में अगर मैं d जोड़ूंगा, a का मान 10 है, d का मान भी 10 है, तो कितना हुआ 20 हो गया। तो दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। अब मुझे कितना चाहिए, तीसरा पद चाहिए। तो दूसरे पद के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरे पद के लिए मुझे पहला पद a बराबर कितना है 10 है, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि 10 प्लस में 10 कितना 20, और तीसरा पद चाहिए तो a प्लस 2d। तो a का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 10, तो 10 प्लस 10 दुना कितना 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चौथा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 3d, तो a का मान है 10 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 का 10 के साथ गुना 30, 30 और 10 कितना 40। तो पहला पद हो गया 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद हो गया 40। 10 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक एपी आ गई। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में देखो पहला पद हमें कितना दिया है, a बराबर कितना दिया -2, तो पहला पद हो जाएगा -2। दूसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस डी, तो पहला पद है -2 प्लस दूसरा पद d, d का मान कितना दिया है 0 दिया हुआ है, d का मान कितना दिया है 0, तो -2 में 0 जोड़ूंगा तो -2। अब तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d,
तो a का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0 बराबर -2 प्लस 2 का 0 के साथ गुना 0 -2 में 0 जोड़ूंगा तो माइनस का 2 मिलेगा। अब मुझे चाहिए तीसरा पद, तो तीसरा पद आ गया, चौथा पद a प्लस 3d, a का मान -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0 बराबर -2 का -2, 3 का 0 के साथ गुना करूंगा तो मुझे मिलेगा 0 और -2 में 0 जोड़ूंगा तो माइनस का 2। तो हमारे पास जो एपी निकल के आई वो निकल के आई, पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2 और चौथा पद भी क्या आएगा -2। यानी इसके अंदर जितने भी पद होंगे वो कौन से होंगे, -2 के होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी का मान कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, और हम पदों में चाहे हम कितनी बार भी 50 बार भी 0 जोड़ेंगे तो हमें सेम पद ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहला और दूसरा प्रश्न करना है। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न में हमें a का मान दिया है 4 और d का मान दिया है -3। तो पहला पद हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 4। दूसरा पद हो जाएगा a प्लस में d, यानी a के अंदर d जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस d का मान कितना दिया है, -3। और माइनस की संख्या जब भी आएगी तो उसको हमें रखना है कोष्टक के अंदर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस, अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1 आएगा। दूसरा पद आ गया 1। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा a प्लस 2d। तो a का मान हमारे पास कितना है, 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, -3, तो -3 आएगा। अब 4 प्लस 2 का -3 के साथ गुना करूंगा तो ये आएगा -6। ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस -6 बराबर 6 में से 4 घटेगा तो 2, बड़ी संख्या माइनस की, ये आ जाएगा हमारे पास -2। अब चौथा पद के लिए a प्लस 3d बराबर, तो देखो a प्लस 3d, तो a का मान हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना, -3। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का गुणा -3 के साथ गुना करूंगा तो ये आएगा -9। क्या आ जाएगा, 4 प्लस इंटू माइनस -9, और 9 में से 4 घटेगा तो 5, बड़ी संख्या माइनस की तो -5। तो इस प्रकार से आपको तीसरा प्रश्न करना है। तो इसमें हमारे पास एपी क्या हो जाएगी, एपी में पहला पद हो जाएगा 4, दूसरा पद हो जाएगा 1, तीसरा पद हो जाएगा -2 और चौथा पद हो जाएगा -5। इस प्रकार से इसके आगे पद चलते रहेंगे। अब हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखो इसका, चौथे पद में हमें चौथा जो प्रश्न है उसमें हमें a का मान दिया है -1 और d का मान दिया है हमें 1/2। तो देखो a का मान कितना है, -1 दिया हुआ है, तो a का मान -1 हो जाएगा। दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या लगेगा सूत्र, a प्लस में d। a का मान -1 प्लस d का मान कितना है, 1/2, बटा में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। 2 का 1 के साथ गुना करूंगा तो 2। अब देखो जब भी भिन्ने दी हो हमें तो भिन्नों को कैसे हल करते हैं, जैसे हमें दे दी एक भिन्न 1/a और दूसरी भिन्न दे दी 1/b। तो सबसे पहले आपको ab का गुणा करना है, यानी बटा बटा वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ab, और फिर तिरछा गुणा कर दो, b का 1 के साथ गुणा b, a का 1 के साथ गुणा a, और बीच में प्लस है तो प्लस b प्लस में a/ab। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न में। तो 2 का जब मैं 1 के साथ गुना किया 2 का -1 के साथ गुना करूंगा तो -2 आएगा, और 1 का 1 के साथ गुना करूंगा तो ये आएगा +1। तो देखो -2 में से 1 घटाऊंगा तो ये आएगा -1 बट्टा में कितना आ जाएगा 2। तो दूसरा पद आ गया हमारे पास -1/2। अब तीसरे पद के लिए देखो, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस में 2d। तो a का मान कितना, -1 प्लस 2 इंटू d का मान कितना, 1/2। तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा हमारे पास क्या, -1 प्लस 1। तो 1 प्लस है 1 माइनस है, घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी तीसरा पद हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब चौथा पद, चौथे पद के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, a प्लस में 3d। तो a का मान हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू d का मान कितना, 1/2।
तो देखो 3 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 का 1 के साथ गुणा 3 बट्टा में कितना 2, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2, तिरछा गुणा करो, 2 का -1 के साथ गुणा -2 और 1 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो प्लस का 3। अब 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बट्टा में कितना आ जाएगा 2, यानी चौथा पद हमारे पास कितना आ गया 1 बट्टा में 2। तो हमारी जो एपी होगी वो हो जाएगी, पहला पद कितना -1, दूसरा पद कितना -1 बट्टा में 2 और तीसरा पद हमारे पास हो जाएगा 0 और चौथा पद है हमारे पास 1 बट्टा में 2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक एपी मिलेगी। अब हम चलते हैं इसके पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न में हमें a का मान दिया है -1.25 और d का मान दिया है -0.25। तो देखो पहला पद हमारे पास कितना हो जाएगा -1.25, ये पहला पद है। दूसरे पद के लिए a प्लस में d, a के अंदर क्या कर दो d को जोड़ दो, तो -1.25 में जोड़ेंगे कितना -0.25 जोड़ दो, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास -1.25 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा -0.25। तो अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास दो पद दिए हों, दोनों पद प्लस के होते हैं तो क्या करते हैं जुड़ते हैं, दोनों पद माइनस के हों तब भी वो क्या करते हैं जुड़ते हैं, और एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो पद घटते हैं, और एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो भी पद क्या करते हैं घटते हैं। यानी सीधी सी बात है कि चिन्ह अगर एक जैसे होंगे तो पदों को जोड़ेंगे और चिन्ह अलग अलग होंगे तो पदों को घटाएंगे। तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ रहे हैं हमारे पास एक जैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1.25 में जोड़ेंगे 0.25, ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 0 2 2 4 और 1 5 दशमलव की दशमलव 1 का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.50। ठीक है 1.50, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो दूसरा पद मिल गया। अब तीसरा पद देखो, तीसरा पद होता है a प्लस में 2d, a प्लस में 2d, तो a का मान -1.25 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है -0.25। तो पहले 2 का गुणा करेंगे इसके साथ में, देखो तो ये आ जाएगा -1.25 और प्लस का 2 का जब माइनस की संख्या के साथ गुणा करूंगा तो उत्तर किसमें मिलेगा माइनस के अंदर, तो ये आ जाएगा 0.25 का गुणा किसके साथ करूंगा 2 के साथ, तो 2 5 10 के 0 1 हासिल 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 का 0 के साथ 0 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो 2 अंक छोड़ के क्या जाएगा दशमलव, तो ये मुझे मिलेगा 0.50, तो ये मुझे मिलेगा 0.50। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगी तो ये 1.25 में जोड़ूंगा मैं कितना 0.50, तो ये आ जाएगा 5 5 और 2 7, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 दशमलव की दशमलव 1 का 1। तो अगला पद हमें मिल गया 1.75 किसका माइनस का, इसका आएगा माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया तीसरा पद। अब चौथा पद ज्ञात करेंगे तो इसको लिखेंगे a प्लस में 3d, a प्लस में 3d, a का मान हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू d का मान, d का मान कितना है -0.25, ये हमारे पास हो जाएगा -1.25। अब प्लस 3 का गुणा जब माइनस की संख्या के साथ करूंगा तो उत्तर किस में आएगा माइनस के अंदर आएगा, तो 3 का गुणा करूंगा किसके साथ में 0.25 के साथ में गुणा करूंगा तो 3 5 15 1 3 2 6 1 7, 0 के साथ करूंगा तो 0 2 अंक छोड़ के 10, तो ये आया हमारे पास 0.7, कितना आ गया 0.7। अब दोनों माइनस की हैं तो जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 1.25 और 0.75 को जोड़ेंगे तो 5 5 0 1 7 और 9 और 1 10 की 0 1 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब दशमलव के बाद सभी अंक हमारे 0 होते हैं तो हम उनको हटा देते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा कितना 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2। तो हमारे पास एपी क्या निकल के आए, तो एपी में हमारे पास पहला पद कितना है
-1.25, दूसरा पद कितना आया -1.50, और तीसरा पद कितना आया हमारे पास -1.75, और चौथा पद हमारे पास निकल के आ गया कितना -2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है।